बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो आर्डिनेंस 1999 जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बना था, उसके बाद इमरान खान ने सेकंड अमेंडेड ऑर्डिनेंस 2021 में लाया था, उसके हवाले से भी बताऊंगा। और जो अभी इस हुकूमत ने 2022 में जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एक्ट 2022 बनाया है, उसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा तीनों कानून क्या थे। इस हवाले से आज हमारा जो टॉपिक है, जो लेक्चर है अपने यूट्यूब चैनल पे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999 ये 12 नवंबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया था। उसके बाद उसने इस कानून को लाया था। ये कानून पहले एहतसाब एक्ट 1997 के शिकल में मौजूद था, जो नवाज शरीफ की हुकूमत में चल रहा था। इस कानून में जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि इसमें कोई भी प्राइवेट शख्स मुल्ज़िम नहीं ठहराया जा सकता था। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें सरकारी मुलाजमीन को, यानी सरकारी ऑफिसरान को इसमें इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के ज़िम्मे में लाया जा सकता था, लेकिन किसी भी प्राइवेट शख्स के लिए ये कानून नहीं था। जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत 1999 में आई तो उसने इस कानून को ख़त्म किया, यानी एहतसाब एक्ट 1997 को ख़त्म किया और नवाज शरीफ की हुकूमत को भी ख़त्म कर दिया। लेकिन उसने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस की शिकल में 1999 में एक और कानून बनाया, जिसका नाम नेब ऑर्डिनेंस 1999 रखा, जिसमें सेक्शन 35 की मौजूदगी में उसने पहले एहतसाब एक्ट 1997 वाला जो नवाज शरीफ का बनाया हुआ कानून था हुकूमत के दौर में, उसको रिपील करके और कहा कि अब से जो इस मुल्क में एहतसाब का कानून होगा वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 होगा, जिसमें इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो भी चलेगी किसी शख्स के खिलाफ भी, वो 1 जनवरी 1985 से चलेगी। और उस कानून में परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में बना हुआ कानून नेब ऑर्डिनेंस 1999 में यह भी था कि कोई भी शख्स, यानी जैसे एहतसाब एक्ट में सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरी चल सकती थी, लेकिन मुशर्रफ के ज़माने में जो एहतसाब का कानून बना नेब ऑर्डिनेंस 1999, उसमें पूरे पाकिस्तान में रहने वाले, चाहे वो शख्स गवर्नमेंट का मुलाजिम हो या कोई प्राइवेट बंदा हो, पाकिस्तान में रहने वाला हो या पाकिस्तान का शहरी कहीं बाहर रहने वाला हो, यहाँ पर कोई मिल्कियत हो पाकिस्तान में या उसकी कोई बाहर मिल्कियत हो, सब पे लागू होने वाला ये कानून नेब ऑर्डिनेंस 1999 था, जिसमें पूरे पाकिस्तान के उस सारे सिस्टम को इंक्वायरी के नीचे लाया गया। जो भी शख्स पाकिस्तान में मुलाजिम था, जिसने भी कोई मिल्कियत बनाई थी, वो जवाबदार था इस कानून के नीचे कि वो बताए कि इसने ये प्रॉपर्टी, ये मिल्कियत कहाँ से लाई है, कहाँ से उसने बनवाई और कौन से ज़राए थे उसके, वो सब कुछ बताने का वो शहरी पाकिस्तान का, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो या प्राइवेट बंदा हो, सब जिम्मेवार थे बताए कि उसने ये सारी मिल्कियत कहाँ से बनाई है। ऐसा ऐसा जैसे वक्त चलता गया और उसी कानून में जो 37 सेक्शंस थे, उसमें एक तो कानून ये था कि ये पूरे पाकिस्तान पे लागू होगा जो भी शहरी होगा, और उस पर यह था कि चेयरमैन नेब होगा इस अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का, जिसकी अपॉइंटमेंट करने का तरीक़ेकार नेब ऑर्डिनेंस 99 में ये था कि उसको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का दोनों अपनी कंसल्टेशन दे के किसी भी बंदे को मुकर्रर कर सकते थे, जिसकी रिक्वायरमेंट थी या तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, रिटायर रह चुका हो, पाकिस्तान का एक आर्मी का या फेडरल गवर्नमेंट का 21 ग्रेड का कोई ऑफिसर रिटायर हो। ऐसे शख्स, ऐसे अशखास जो हाई क्लास पोस्टों से, डेजिग्नेशन से रिटायर हों, ऐसे शख्स को चेयरमैन नेब लगाया जा सकता था। एहतसाब अदालतें बनाई गई, जो भी एहतसाब की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन चलेगी उसका रेफरेंस फाइनल बनाया जाएगा, वो उस एहतसाब अदालत में चलेगा। एहतसाब अदालत का जज कम से कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो या रह चुका हो या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, ऐसे अशखास जो जुडिशरी से मुंसलिक हो,
उसको एहतसाब अदालत का जज मुकर्रर किया जा सकता था। एहतसाब अदालत का कानून जो था 1999 वाला, उसमें यह भी था कि जो शख्स इस इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के बाद या ट्रायल के बाद मुजरिम ठहराया जाएगा, यानी उसको सज़ा होगी, वो उस सज़ा के खिलाफ 10 दिन के अंदर अपील कर सकता था हाई कोर्ट में, और उसका ट्रायल जो चलेगा एहतसाब एक्ट में, एहतसाब अदालत में, वो 30 दिन के अंदर अंदर एहतसाब की अदालत चलाने की पाबंद है। और जो सारी इंक्वायरी एहतसाब एक्ट 1997 वाली थी, जो भी मैटर्स थे, जो भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इस कानून के नाफिज होने के बाद उसको डायरेक्शन दी गई उस सारे इंक्वायरीज की प्रोसीजर्स के लिए हवाले से कि वो नेब को भिजवाई जाए। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस एहतसाब ऑर्डिनेंस 99 को इसलिए भी इसको फोकियत हासिल थी कि उस वक्त का हुक्मरान परवेज़ मुशर्रफ था, और जो वो कानून बनाया गया था एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999, उसमें ज़मानत का कोई भी प्रोविजन मौजूद नहीं था, यानी कोई भी शख्स ज़मानत का हकदार नहीं था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के हवाले से अपनी रेमेडी अवेल कर सकता था, क्योंकि ये कानून है कि अगर आपको यानी पाकिस्तान के किसी शहरी को अगर कोई कानून में कोई गुंजाइश नहीं, तो वो अपनी फंडामेंटल राइट्स के हवाले से आईने पाकिस्तान आर्टिकल 199 के अपनी रेमेडी अवेल कर सकता है। तो पूरे पाकिस्तान में ये हुआ कि नेब ऑर्डिनेंस 1999 के हवाले से कि जब किसी शहरी को, किसी बंदे को, किसी को कॉल अप नोटिस या नोटिस दिया जाता था नेब के हवाले से इंक्वायरी ज्वाइन या इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के हवाले से, तो वो जब वहाँ ऑफिस में जाते थे उसको गिरफ्तार किया जाता था। उस गिरफ्तारी से बचने के लिए वो सबसे पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट से रुजू करते थे कि हमें ज़मानत दी जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि तो हम इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी ज्वाइन करें। यानी नेब ऑर्डिनेंस 99 में कोई भी प्रोविजन ज़मानत के हवाले से नहीं था, चाहे अंदर की ज़मानत हो या बाहर की ज़मानत हो। प्री अरेस्ट बेल के हवाले से या पोस्ट अरेस्ट बेल के हवाले से कोई प्रोविजन मौजूद नहीं था। जो भी शख्स सज़ा याफ्ता हो जाता था अदालत से, तो वो 14 साल की सज़ा का हकदार होता था नेब ऑर्डिनेंस 99 के हवाले से, और वो नाअहल हो जाता था, यानी डिस्क्वालीफाई हो जाता था अपनी सियासत से, किसी भी बैंक से लोन लेने से। 10 साल तक सज़ा के दिन के बाद 10 साल तक वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी बैंक से लोन लेने से वो कासर था, यानी डिस्क्वालीफाई था, नाअहल था 10 साल के लिए। और इस कानून में नेब ऑर्डिनेंस 99 में यह भी था कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान का शहरी किसी बाहरी मुल्क में रहता था, तो वो वहाँ पे मिल्कियत बनाता था। अगर पाकिस्तान में नेब को या पाकिस्तान को ये ज़रूरत थी कि उसी शख्स के उस असासाजात को, उस अकाउंट्स को इंक्वायरी की जाए, दूसरे मुल्क से पूछा जाए, उससे मदद तलब की जाए, तो यह भी इस ऑर्डिनेंस 99 में था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट यानी फेडरल गवर्नमेंट उसी शख्स के हवाले से जहाँ पे वो रहता है किसी दूसरे मुल्क में, तो वहाँ से इंक्वायरी इंफॉर्मेशन ले उस शख्स के हवाले से। कानून 1999 नेब ऑर्डिनेंस में ये भी था कि कोई भी शख्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जवाबदार ठहराया जा सकता था कि किसी शख्स के बेटे के, मामू के, चाचू के, नौकर के या किसी और शख्स की प्रॉपर्टी अगर देखी जाए, तो वो तस्वर की जाती थी नेब ऑर्डिनेंस 99 में कि ये सारी मिल्कियत इस फलाने बंदे की है, और उसको नोटिस दे के उससे पूछा जा सकता था कि भाई तुम बताओ कि ये मिल्कियत तुम्हारी है या तुम्हारे नाम पे किसने की है, यानी बेनामी की है। वो सारी इंक्वायरी, यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि सेक्शन 4 जो नेब ऑर्डिनेंस 1999 का था, वो सारे पाकिस्तान के रहने वाले शहरियों पर अप्लाई करता था, यानी उस पर ये लागू होता था कि सारे बंदे, चाहे छोटे हो, बड़े हो, मर्द हो, औरत हो, मुलाजिम हो, प्राइवेट बंदा हो, कोई भी शख्स इस कानून की इंक्वायरी से यानी इसके नीचे आने से कोई भी बच नहीं सकता था। इस कानून में यह भी था कि सेक्शन 23 नेब ऑर्डिनेंस 99 में ये शर्त शामिल की गई थी
कि अगर कोई नोटिस इंक्वायरी का दिया जाता था किसी भी बंदे को, तो वो उस इंफॉर्मेशन के दिन से अपनी कोई भी मिलकर, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो किसी को भी सेल आउट या रेंट पे या उसकी शक्ल चेंज नहीं कर सकता था उस इंक्वायरी के। चाहे 10 साल इंक्वायरी चले, इन्वेस्टिगेशन चले या नेब का रेफरेंस चले, ट्रायल चले, यानी वो पाबंद था तो अपनी मिल्कियत को उसी सूरत में, उसी शक्ल में बहाल रखे जिस दिन से उसको नोटिस यानी कॉल-अप नोटिस दिया गया था नेब की तरफ से। नेब ऑर्डिनेंस 99 के हवाले से किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता था इंक्वायरी के स्टेज पे या इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे। किसी भी स्टेज पे किसी भी शख्स को नेब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का इदारा गिरफ्तार कर सकता था, किसी भी शख्स को इंक्वायरी कर सकता था, किसी शख्स को भी बुलाया जा सकता था। और अगर ये भी इस कानून में था, अगर इस कानून के नाफिज होने के बाद, चाहे पहले चाहे बाद में, कोई भी इंक्वायरी किसी भी इदारे के पास, किसी भी अदालत में कोई केस हो, अगर नेब चाहे तो उस केस को बुला सकती थी, उस केस को अपने पास बुला सकती है कि भाई ये केस नहीं चले, इधर इस प्रॉपर्टी के ऊपर हम इंक्वायरी कर रहे हैं, या कोई भी डिस्प्यूट हो उसमें मुदाखलत कर सकती है डायरेक्ट। यानी ये ऐसा सख्त कानून था कि जिससे कोई बच ही नहीं सकता था। और इसमें यह भी था कि अगर नेब कोई भी इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे, वो आखिर में साबित भी हो जाए कि ये इंक्वायरी गलत थी, बंदा छूट जाए, अदालत उसको अक्विट करे, बाइज्जत बरी करे, फिर भी नेब के खिलाफ इंडिमिनिटी थी, यानी उसको वो प्रोटेक्शन थी इस कानून के तहत, नेब ऑर्डिनेंस 99 के हवाले से। तो उसके खिलाफ कोई भी आप काउंटर नहीं कर सकते थे, उसके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग नहीं कर सकते थे कि आपको 2 साल या 3 साल लोगों ने नेब ने बुलाया, इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, तो वो आपको जवाबदाह नहीं है, आप जवाबदाह हैं। पूरा पाकिस्तान नेब ऑर्डिनेंस 1999 के हवाले से जवाबदाह है, लेकिन नेब किसी शख्स के सामने या किसी इदारे के रूबरू जवाबदाह नहीं है, चाहे उसने इंक्वायरी सही की या गलत की। ऐसा आहिस्ता जैसे इस मुल्क में इस नेब ऑर्डिनेंस के खिलाफ सोच पैदा होती गई कि ये थोड़ा सख्त कानून है, थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा सख्त कानून है, तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, पाकिस्तान के शहरियों ने और पूरे पाकिस्तान में असर पैदा हुआ कि इस कानून में तरमीम होनी चाहिए। तो जब मुशर्रफ गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की हुकूमत आई, तो उन लोगों ने भी कोई इसमें तरमीम नहीं की कि इस नेब ऑर्डिनेंस 99 में कौन सी ऐसी शिक्के हैं जिसको तरमीम करना चाहिए। तो जब इमरान खान की हुकूमत 2018 में आई, उसने सबसे पहले अच्छा काम जो किया वो नेब ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम करके, यानी सेकंड अमेंडमेंट लाई 2021 में। इसको नेब अमेंडेड ऑर्डिनेंस 2021 भी कहा जाता है। उसमें उस गवर्नमेंट यानी इमरान खान की हुकूमत ने 10 ऐसे सेक्शंस थे जिसको टच किया। यानी सबसे पहले उसने सेक्शन 4 को टच किया नेब ऑर्डिनेंस 1999 के हवाले से कि ये जो एप्लीकेशन है पूरे पाकिस्तान के शहरियों पर है, तो इसमें थोड़ी तरमीम करनी चाहिए। उसने क्या तरमीम की? कुछ जो फेडरल कैबिनेट के डिसीशंस हैं, जो सूबाई कैबिनेट के डिसीशंस हैं, फेडरल और सूबाई कैबिनेट के सेमी जो बॉडीज़ हैं, जो कमेटीज़ बनाई गई जाती है, या जो बोर्ड के डिसीशंस हैं, ऐसे कंबाइंड डिसीशंस को नेब के ज़िम्मे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये कंबाइंड डिसीशंस है, ये ऐसे डिसीशंस हैं जिसमें एक शख्स का मफाद शामिल नहीं है और उसमें कंबाइंड एक मुफाहमत शामिल है, इसीलिए ये एक म्यूचुअल डिसीशंस कहलाया जाता है। तो इस वजह से उसने सेक्शन 4 में तरमीम करके ये अमेंडमेंट लाई, ये अमेंडमेंट की कि ऐसे डिसीशंस जो कंबाइंड पोजीशंस के हो, यानी बोर्ड के डिसीशंस हो, कैबिनेट के डिसीशंस हो, या जो भी ऐसे डिसीशंस हो, पीईसी के डिसीशंस हो, ऐसे डिसीशंस में नेब इंक्वायरी न करे।
और सेक्शन 5 को भी टच किया गया, सेक्शन 5A को भी टच किया गया। सेक्शन 6 जो चेयरमैन नेब के हवाले से थे उसको भी टच किया गया। उसमें यह था कि चेयरमैन नेब तो 4 साल तक रहेगा, लेकिन वो चेयरमैन नेब सेकंड टेन्योर के लिए भी मुकर्रर किया जा सकता है। लेकिन नेब ऑर्डिनेंस 1999 में यह था कि जो शख्स 4 साल के लिए चेयरमैन नेब अपॉइंट किया जाएगा वो दूसरी बार मुंतखब नहीं होगा एज चेयरमैन नेब। ये अच्छा कानून था। लेकिन ये सेकंड अमेंडमेंट जो लाई गई इमरान खान की हुकूमत में 2021 में, उसमें चेयरमैन नेब को दूसरी बार भी मौका दिया गया कि ये दूसरी बार भी आ सकता है एज ए चेयरमैन नेब, और जब तक दूसरा चेयरमैन नहीं अपॉइंट किया जाता तब तक यही चेयरमैन नेब काम करता रहेगा। इस पॉइंट पे डिस्प्यूट हुआ अपोजिशन पार्टी और हुकूमत के अंदर। सेक्शन 7 डिप्टी चेयरमैन नेब, सेक्शन 8 में तरमीम की गई, यानी प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी जो थी उसमें उसको ये अख्तियार दिया गया कि चेयरमैन नेब जो भी इंक्वायरी करेगा, अरेस्ट करेगा, रेफरेंस दाखिल करेगा, वो प्रोसिक्यूटर जनरल जो अकाउंटेबिलिटी है उसकी कंसल्टेशन होगी उसमें ज़रूर, यानी कानून वाला बंदा इसमें शामिल किया गया। ये तरमीम अच्छी की गई, यानी प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी को शामिल किया गया सारी प्रोसीडिंग्स में, चाहे इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, रेफरेंस दाखिल करना हो या जवाबदार को छोड़ना हो, गिरफ्तार करना हो। प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी की कंसल्टेशन लाजमी करार दी गई इसमें। सेक्शन 9 में तरमीम की गई, यानी बेल का राइट दिया गया हर उस शख्स को जिसको कॉल-अप नोटिस यानी नोटिस दिया जाता था नेब के हवाले से, यानी अकाउंटेबिलिटी कोड से वो प्री अरेस्ट बेल 498 जैसी आम CRPC में FIR दर्ज होने के बाद फ़ौरन रुजू करते हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास। इसी वजह से ये भी लाइक वाइज FIR या इंटीमेशन आप कहें कि इंक्वायरी शुरू हो गई है, यानी आपके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है, आप बेल ले सकते हैं। अगर जवाबदार गिरफ्तार है तो वो 497 497 में पोस्ट अरेस्ट बेल उसी नेब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से ले सकते हैं, यानी हाई कोर्ट का जो माहौल था 199 वाला उसको ख़त्म किया गया, यानी बेल का राइट सेक्शन 9 में तरमीम करके दिया गया। सेक्शन 15 को भी टच किया गया, सेक्शन 16 को टच किया गया। सेक्शन 16 में क्या था कि पहले 30 दिन के अंदर नेब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो थी वो केस चलाने के पाबंद थी, लेकिन इस सेक्शन 16 में ये तरमीम की गई कि वो 6 महीने तक यानी विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो केस को चला के ख़त्म कर सकती है। यानी सेक्शन 18 को टच किया गया, यानी रेफरेंस जब दाखिल होगा तो प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी से स्क्रूटनी यानी उसकी कंसल्टेशन, उसकी ओपिनियन ली जाएगी कि ये रेफरेंस बनता है कि नहीं बनता। अगर बनता है तो अकाउंटेबिलिटी कोड में उसकी कंसल्टेशन, उसकी ओपिनियन, उसकी स्क्रूटनी यानी सरकारी वकील अकाउंटेबिलिटी का जो है उसकी कानूनी राय के बाद ही वो रेफरेंस दर्ज किया जाएगा अकाउंटेबिलिटी कोड में। सेक्शन 24 क्या है, वो अरेस्ट है गिरफ्तारी के हवाले से। अगर किसी शख्स को इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या किसी भी स्टेज पे अगर गिरफ्तार करना है तो वो प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी क्या कहता है कि इसको इस केस में इतनी जान है कि इस शख्स को गिरफ्तार किया जाए, यानी उसकी कस्टडी ली जाए, उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा जाए या अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने गिरफ्तारी के बाद उसको पेश किया जाए। इतनी जान है कि इस शख्स को इतनी तकलीफ दी जाए। तो प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी को अमेंडेड ऑर्डिनेंस जो 2021 आया था उसमें ज़्यादा पावर्स दिए गए थे। पावर्स इस वजह से कि कानून के हवाले से जो भी स्टेप्स अकाउंटेबिलिटी यानी ब्यूरो लेगा उसका जो फर्स्ट एंड लास्ट कि इस पे राय ली जाए वो प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी के पास। प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी को ये पावर्स दिए गए हैं कि वो देखे कि कानून क्या कहता है। ये तो 10 सेक्शन से 2021 के हवाले से जिसमें अमेंडमेंट के हवाले से थी, लेकिन एक सेक्शन ऐसा था जिसको शामिल किया गया मजीद 33F उसको मजीद शामिल किया गया। वो ये है कि अगर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है मैटर, अगर वो नेब समझती है कि ये इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के बाद रेफरेंस नहीं होना चाहिए इस जवाबदार के खिलाफ, एक के खिलाफ या सारों के खिलाफ, तो प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी उसकी कंसल्टेशन लेके
उस इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म किया जा सकता है। या अगर रेफरेंस दाखिल हो गया, नैब समझती है कि ये रेफरेंस जो अदालत में चल रहा है इसमें किसी एक जवाबदार को या सारों को छोड़ना चाहिए, इनका केस ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म करना है हमें, तो वो क्या करेगी, वो प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी से कंसल्टेशन करके वो एक ऐसा फैसला करेगी जिस फैसले को अदालत में भेजेगी कि ये आप इस पर ऑर्डर करें और इस शख्स को, इस जवाबदार को छोड़ दे या सारों को छोड़ दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये सेक्शन मज़ीद शामिल किया गया था सेकंड अमेंडेड ऑर्डिनेंस जो लाया गया था, यानी नैब अमेंडेड ऑर्डिनेंस 2021 में इमरान खान की हुकूमत में जो ऑर्डिनेंस में नैब ऑर्डिनेंस 1999 में जो तरमीम की गई थी 2021 में, उस हवाले से मैंने आपको मुख्तसरन बताया। अब आते हैं उस तरामीम के हवाले से, यानी नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एक्ट 2022 के हवाले से आते हैं कि ये कानून जो अब फाइनल हो गया है, ऐसे समझो फाइनल हो गया है, तो इसमें क्या है, कौन सी तरामीम है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो एक्ट 2022 में आया है उसमें 23 सेक्शंस को टच किया गया है, यानी 20 सेक्शंस तो ऐसे हैं नैब ऑर्डिनेंस 1999 वाले जिसको अमेंड किया गया है, बाकी जो 3 सेक्शंस ऐसे हैं जिसको मुकम्मल ख़त्म किया गया है, इस कानून से निकाल दिए गए हैं तीनों को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वो 3 सेक्शंस कौन से थे जिसको इस वक्त की हुकूमत ने 2022 में ख़त्म कर दिया। सेक्शन 14 है नैब ऑर्डिनेंस 1999 वाला, जो इस एक्ट 2022 में उस शिक को ख़त्म किया गया है, वो ये है कि किसी भी शख्स को मफरूज़े के बुनियाद पर, यानी उसको मफरूज़े के बुनियाद पर, यानी उसको ये तसव्वुर करके कि ये फ़लाने का मामू था, ये फ़लाने का चाचा था, ये इस वक्त मिनिस्टर था, ये इस वक्त उस डिपार्टमेंट का हेड था, या ये इस वक्त बड़ा ऑफिसर था, तो इसने अपने सोर्स लगा कर ये फ़लाने बंदे को, या अपने चाचू को, मामू को, या किसी भी अपने रिश्तेदार को, बेटे को ये फ़वाइद दिलवाएं या दिए, तो ये होती है प्रिजम्पशंस के बुनियाद पर नैब ऑर्डिनेंस 1999 में भी इजाज़त थी कि किसी भी शख्स को आप बुला के आप इंक्वायरी करें और इन्वेस्टिगेशन करें। इस सेक्शन को मुकम्मल तौर पर इस हुकूमत ने 2022 के नैब एक्ट 2022 में ख़त्म किया गया। ये सेक्शन 14 अब इस कानून का हिस्सा नहीं है, यानी किसी को मफरूज़े के बुनियाद पर, यानी प्रिजम्पशंस अगेंस्ट अक्यूज्ड एक्सेप्टिंग इलीगल ग्रेटिफिकेशन की जो प्रोविजन थी, जिसके बुनियाद पे नैब इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन किसी भी पाकिस्तान के शहरी पे कर सकती थी, इसको ख़त्म किया गया है। दूसरा जो सेक्शन है, यानी दूसरी जो शिक है जो ख़त्म की गई है, वो सेक्शन 21 है नैब ऑर्डिनेंस 1999 की। उसमें क्या था कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी पाकिस्तान के, यानी नैब ऑर्डिनेंस 1999 में ये था कि पाकिस्तान के बाहर जो भी पाकिस्तान के शहर रहते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसका हक रखती है कि उसकी मिल्कियत, उसके असासे, उसके बैंक अकाउंट्स के हवाले से उसी मुल्क से जहाँ पे वो रहता है उससे पूछे कि ये इसकी मिल्कियत भी बताएं, या ये फ़लानी मिल्कियत, इनसे पूछे ये कहाँ से मिल्कियत लाए। आप जो पाकिस्तान से आए तो आपने इतनी मिल्कियत यहाँ पे बनाई है, इतने बैंक अकाउंट्स बनाए हैं, तो ये सारी मिल्कियत आपने कहाँ से लाई। ये तो 1999 का ऑर्डिनेंस जो था नैब वाला, उसमें ये इजाज़त थी सेक्शन 21 के हवाले से कि पाकिस्तान की वफाकी गवर्नमेंट पूछ सकती थी नैब से मिलकर, नैब की रिक्वेस्ट पे, नैब के गुजारिशात पे। लेकिन अब जो नैब एक्ट 2022 आया है उसमें इस शक को ख़त्म किया गया है मुकम्मल तौर पर, यानी 21 सेक्शन को निकाल दिया गया है। इस नैब एक्ट 2022 के आने के बाद उस शिक की कोई हैसियत नहीं होगी अब इस कानून में, और पाकिस्तान की हुकूमत या नैब की किसी भी गुजारिशात पे या रिक्वेस्ट पे ये पूछगाछ उस शख्स से नहीं होगी जो पाकिस्तान से बाहर रहता है। पाकिस्तान के बाहर उसकी क्या मिल्कियत है, कितने असासे हैं, बैंक अकाउंट्स कितने हैं, क्या करता है, इसकी इंक्वायरी करने की अब कोई ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी जो शिक है, यानी तीसरा जो सेक्शन ख़त्म किया गया है, यानी ओमिट किया गया है, वो है सेक्शन 23। सेक्शन 23 क्या था कि
इंक्वायरी के बाद कोई भी शख्स अपनी मिल्कियत की कोई भी सेल व फरोख्त नहीं कर सकता था। यानी इंक्वायरी का नोटिस आ गया तो अब जो जवाबदार या जो इंक्वायरी के नीचे बंदा आ गया, पाकिस्तान का जो भी शहरी था, प्राइवेट था या पब्लिक का बंदा था, यानी पब्लिक होल्डर ऑफिस था, वो अपनी मिल्कियत नोटिस के बाद नहीं सेल कर सकता था, नहीं उसको किसी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट उसमें नहीं क्रिएट किया जा सकता था। यह था सेक्शन 23। लेकिन इस एक्ट के बाद 2022 के एक्ट के बाद इस शिक को भी ख़त्म किया गया है। यानी जब तक सेक्शन 12, इसका एक्सप्लेनेशन जो ये इंटरप्रिटेशन में आपको बताऊं, सेक्शन 12 है, जब तक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में नेब जाए, उस प्रॉपर्टी को अटैच करे, उस प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, बैंक अकाउंट्स हो या कोई भी पेरिशेबल प्रॉपर्टी हो, उसके खिलाफ अगर जब तक नेब कोई आर्डर एहतसाब अदालत से अटैचमेंट का नहीं लाती, सेल व फरोख्त के लिए पाबंदी नहीं लगवाने के लिए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से रुजू करती और फैसला लाती, तब तक पाकिस्तान का कोई भी शहरी अपनी मिल्कियत सेल कर सकता है, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है, यानी कुछ भी कर सकता है अपनी मिल्कियत के हवाले से। लेकिन वो पाबंदी ख़त्म कर दी, सेक्शन 23 को ख़त्म करके नेब ऑर्डिनेंस 1999 में जो पाबंदी लगाई थी कि नहीं थर्ड पार्टी इंटरेस्ट सेल व फरोख्त होगी, यानी अगर होगी तो वाइड होगी। ये वाइड वाला कंसेप्ट अब 22 के एक्ट नेब के हवाले से ख़त्म हो गया है। अब आप आसानी से अपनी मिल्कियत को इंक्वायरी चाहे हो, इंक्वायरी की स्टेज हो या इन्वेस्टिगेशन की स्टेज हो या रेफरेंस हो, जब तक आपको अदालत सेक्शन 12 और 13 के हवाले से कोई पाबंदी नहीं लगाती, तब तक आप पाबंद नहीं हैं कि अपनी मिल्कियत को रहने दें। आप सेल कर सकते हैं, फरोख्त परचेज कर सकते हैं या थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, यानी आप आज़ाद हैं। ये तीनों सेक्शंस 14, सेक्शंस 21 एंड सेक्शन 23 नेब ऑर्डिनेंस 1999 में जो थे, उन तीनों को नेब एक्ट 2022 के आने के बाद वो तीनों सेक्शंस ओमिट किए गए हैं। अब इनका कोई वजूद नहीं है, यानी अब इनकी वायलेशन कोई कंटेम्प्ट नहीं होगी, कोई पनिशमेंट नहीं होगी, कोई इस पे कार्रवाई नहीं होगी। अब आते हैं जिन सेक्शंस को अमेंड किया गया है, यानी अब आते हैं उन सेक्शंस 20 सेक्शंस पे जो नेब एक्ट 2022 के हवाले से हैं कि वो कौन कौन से सेक्शंस से हैं जिनको मज़ीद तरमीम में लाया गया है। वो है सबसे पहले सेक्शन 4, वही है जो 2021 में इमरान खान की हुकूमत में लाए गए थे, लेकिन उसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी कुछ बोर्ड है उसको मज़ीद उसमें शामिल किया गया है। सेक्शन 5 है, उसको भी तरमीम किया गया है। उसमें सबसे जो अहम जो शिक है उसको वजाहत की गई है, वो है बेनामीदार। बेनामीदार क्या है? बेनामीदार सेक्शन 5 के हवाले से पहले ये था कि बेनामीदार वो है कि आपका निचले वाला कोई मुलाजिम हो या आपका कोई ऐसा घर का अफराद हो या कोई ऐसा शख्स हो जिसको इतनी हैसियत नहीं होती है कि वो इतनी मिल्कियत ख़रीद कर सके। आपने बड़े होने के नाते अपनी मिल्कियत गवर्नमेंट के हवाले से या किसी भी सोर्स के हवाले से अपने कमाई, इलीगल सोर्स के हवाले से आपने कमाए और अपनी मिल्कियत को सेव करने के लिए किसी और बंदे के नाम पे प्रॉपर्टी ली, आप बेनिफिट आप ले रहे हैं। लेकिन जो ये एक्ट आया है 2022 वाला, इसमें बेनामीदार की डेफिनेशन ये है कि वो प्रॉपर्टी जिसके खिलाफ आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, यानी नेब, वो सबसे पहले ये बताए कि ये प्रॉपर्टी अगर किसी शख्स के नाम पे आप बेनामीदार ठहराते हैं, वो आपको साबित करना होगा कि ये प्रॉपर्टी इसने खरीदी है, वो पैसे आपको साबित करना है कि इसने पैसे दिए, जिस पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये इसकी प्रॉपर्टी है, को जो इस प्रॉपर्टी का सेल का प्रोसेस था वो इसने किया है, इसने पैसे दिए हैं। ये डेफिनेशंस बेनामीदार की बताई गई है सेक्शन 5 में जो तरमीम लाए गए। 6 में क्या है? 6 में जो चेयरमैन नेब का जो 2021 वाला तरमीम का प्रोविजन था उसको ख़त्म करके सेम रखा गया है, लेकिन उसमें टेन्योर उसका कम किया गया। 4 साल था पहले 1999 के हवाले से,
2021 में भी 4 साल था, लेकिन 2021 में ये था कि जो बंदा एक मरतबा नैब का चेयरमैन है वो दूसरी मरतबा भी चेयरमैन नैब बन सकता है, और जब तक दूसरी मरतबा चेयरमैन नैब आए वही कंटिन्यू करेगा। लेकिन नैब के एक्ट 2022 में ये है कि नैब का चेयरमैन जो होगा वो 3 साल के लिए होगा। प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन का लीडर, जो पहले नैब ऑर्डिनेंस 1999 के हवाले से जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर था वही रखा गया है। अगर वो दोनों लीडर यानी पीएम एंड अपोजिशन का लीडर मुत्तफिक नहीं होते किसी बंदे पे कि इसको चेयरमैन लगाया जाए, तो उसको पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी में 50% प्राइम जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है और 50% जो लोग होंगे वो अपोजिशन के होंगे। 50% के लोग मुंतखब यानी पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए होंगे। वो जो डिसीशंस करेंगे किसी भी बंदे के लिए वो चेयरमैन नैब लगाया जाएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी का प्रोविजन उसकी क्या 50-50% के हवाले से क्या है कि 6 बंदे रूलिंग पार्टी के होंगे और 6 बंदे अपोजिशन पार्टी के होंगे। 6 बंदों में से 3 कौमी असेंबली से सिलेक्ट किए जाएंगे और 3 बंदे सेनेट से किए जाएंगे, यानी 6 बंदे रूलिंग गवर्नमेंट। 6 बंदे अपोजिशन वाले जो होंगे वो नेशनल असेंबली से नाम देंगे और 3 बंदों का नाम नेशनल असेंबली से देंगे और 3 बंदों का नाम सेनेट से देंगे, यानी 6 बंदे नेशनल असेंबली के रूलिंग पार्टी देगी, 6 बंदे अपोजिशन। ये 12 लोग मिलकर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी चेयरमैन नैब के फाइनल नाम देने के हवाले से। अगर नेशनल असेंबली ख़त्म हो गई या उसका कोई वजूद अभी नहीं रहा, सिर्फ सेनेट ही है, तो 12 ही लोग, 6 बंदे रूलिंग गवर्नमेंट उस वक्त की थी और 6 बंदे अपोजिशन की पार्टी जो उस वक्त की थी, वो 12 बंदे सेनेट से ले देंगे और पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के हवाले से। तो चेयरमैन नैब 3 साल के लिए लगाया जाएगा। 2022 के एक्ट नैब एक्ट 2022 के हवाले से जो अमेंडमेंट लाई गई है 3 साल के लिए, और वो शख्स जब एक मरतबा अपॉइंट हो गया तो दूसरी मरतबा उसको नहीं लगाया जाएगा। और जो शख्स 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया नैब का, वो जब रिटायर होगा तो 2 महीने कबल उसकी दूसरी चेयरमैन नैब के अपॉइंटमेंट के हवाले से कंसल्टेशन करेंगे रूलिंग पार्टी एंड अपोजिट पार्टी। 2 महीने पहले 45 डेज के अंदर अंदर उसकी कंसल्टेशंस कंप्लीट करेंगे। अगर वो कंप्लीट नहीं कर सकते तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी, मैंने आपको जो बताया। लेकिन अगर दूसरा बंदा चेयरमैन इस कंसल्टेशन के हवाले से नहीं मुंतखब किया जाता तो डिप्टी चेयरमैन अकाउंटेबिलिटी जो होगा वो चेयरमैन नैब के हैसियत से काम करता रहेगा जब तक दूसरा चेयरमैन नैब अकाउंटेबिलिटी मुंतखब हो जाए। तो ये सेक्शन 6 के हवाले से। फिर सेक्शन 9 में भी तरमीम की गई है। सेक्शन 9 में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से जो बयान किया गया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 9 में जो तरमीम की गई है उसमें यह वाज़ेह किया गया है कि जो प्रॉपर्टी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी समझकर और उस पर इंक्वायरी करते हैं, वो उस वक्त की वैल्यूएशन के हवाले से आप इंक्वायरी तस्वर करेंगे जिस दिन उसने यानी उस जवाबदार ने, उस शख्स ने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिस अमाउंट में, उस अमाउंट के हवाले से आप इंक्वायरी करेंगे। ऐसे नहीं कि 2021 या 22 में या 18 में वो प्रॉपर्टी 10 लाख की अगर 1 करोड़ हो गई तो आप कहेंगे 1 करोड़ की मालियत आपने कहाँ से लाई। तो वो उस वक्त से इंक्वायरी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के हवाले से की जाएगी जिस दिन उसने वो खरीदी थी। वो रजिस्ट्री आप देख लें या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से आप मालूम कर लें कि 2010 में, 2008 में या 99 में, 90 में ये प्रॉपर्टी उस वक्त कितनी वैल्यूएशन की थी और उस वक्त इसका सोर्स था कि नहीं था, ये आप देखेंगे। ऐसे नहीं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी आप देखेंगे कि 2022 में अब इसकी 5 लाख की प्रॉपर्टी की 5 करोड़ मालियत हो गई तो ये तो अमीर बंदा हो गया, कैसे इसने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी हासिल की, आप उसके पीछे पड़ जाए। ये अमेंडमेंट लाई गई है सेक्शन 9 में। और दूसरी अमेंडमेंट जो सेक्शन 9 में लाई गई है वो है मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से। आप मूवेबल प्रॉपर्टी पे इंक्वायरी करें, लेकिन जो बैंक अकाउंट्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट, ये जो ट्रांजैक्शन है ये आप मूवेबल असेट्स में नहीं ला सकते। ये ऐसे नहीं कि आप उस प्रॉपर्टी को जो आप मूवेबल प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट्स को
फर्स्ट जो इंक्वायरी के टाइम पे या जिस दिन, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि अगर 50 लाख रुपए आपको 2018 में बैंक में आए, वो 50 लाख मैंने ट्रांजैक्ट किए, ट्रांसफ़र किए, किसी को 10 लाख, किसी को 12 लाख, किसी को 3 लाख, फिर वो उसने मेरे अकाउंट में 5 लाख, किसी ने 30 लाख, किसी ने 12 लाख, ऐसे करके वो 5 करोड़ हो गए ट्रांजैक्शन के हवाले से कैलकुलेशन करें तो आप कहेंगे ये 5 करोड़ की ट्रांजैक्शन है, तो ये नहीं हो सकता। वो 50 लाख की ट्रांजैक्शन के हवाले से आप इंक्वायरी कर सकते हैं जो पहले उस अकाउंट में शामिल की गई। ऐसे नहीं कि 50 लाख 5 करोड़ में ट्रांजैक्शंस के हवाले से उसी 50 लाख के आने जाने में आप कैलकुलेट करें तो वो 5 करोड़ बन जाए, तो आप उसको 5 करोड़ के हवाले से उसके इंक्वायरी करें उस अकाउंट की, कोई ये 5 करोड़ के ट्रांजैक्शंस कहाँ से लाए। तो इंक्वायरी होगी बैंक अकाउंट्स की जो पहले अकाउंट में पैसे हैं उस हवाले से। बाद की ट्रांजैक्शंस या ट्रांजैक्शंस किसी भी सूरत की आगे 5-6 वाली ट्रांजैक्शंस के हवाले से कोई मूवेबल असेस नहीं समझा जाएगा और उस पर इंक्वायरी आप नहीं कर सकते कि ये ट्रांजैक्शंस हुई, ये मूवेबल असेस में नहीं आता। और ये भी सेक्शन 9 में तरमीम की गई है नेब एक्ट 2022 के हवाले से कि जो सिविल लिटिगेशन है या कमर्शियल लिटिगेशन है इन बिटवीन द टू पार्टीज, तो आप उस लिटिगेशंस में इंटरफेयर नहीं कर सकते। यानी आप उस लिटिगेशंस को लेके, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी कोर्ट में अगर या इंक्वायरी या कोर्ट मैटर पेंडिंग है तो नेब उसको अपने पास बुला सकती थी, ये हमारी इंक्वायरी के ज़िम्मे में आता है, हम इसकी इंक्वायरी हम करेंगे, आप छोड़ दें। तो कोई भी ऐसी लिटिगेशंस जो सिविल हो या कमर्शियल हो इन बिटवीन द पार्टीज, उसको नेब टच नहीं करेगी। और सेक्शन 10 में क्या है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो होगी वो 5 साल के लिए होगी, सज़ा भली 14 साल की हो। सज़ा के दिन के बाद जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी किसी भी बंदे की, चाहे वो इलेक्शंस के हवाले से हो या उसकी गवर्नमेंट सर्विस के हवाले से हो, इसको 5 साल तक रखा जाए और रख दिया है। सेक्शन 16 में जो तरमीम की गई है वो ये 2021 में 6 महीने के लिए था कि अकाउंटेबिलिटी कोड इस केस को चलाए, लेकिन सेक्शन 16 में जो तरमीम की गई है वो 1 साल तक अदालत को टाइम दिया गया है कि वो केस चला के इसको ख़त्म करें। सेक्शन 18 में जो तरमीम की गई है, 24 में भी जो तरमीम इसके हवाले से की गई है वो ये है कि किसी भी बंदे को आप ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। सेक्शन 25, सेक्शन 26, सेक्शन 28 और सेक्शन 33 में भी तरमीम की गई है। सेक्शन 33 अपील रिवीजन के हवाले से, यानी पहले क्या था कि कोई भी शख्स अगर वो उसको सज़ा दी जाती थी तो वो 10 दिन के अंदर अपील को कर सकता था अपीलेट कोर्ट में यानी हाई कोर्ट में, लेकिन अब ये 2021 में भी यही था। लेकिन 2022 का जो नेब का एक्ट आया है उसमें यह है कि कोई भी बंदा जिसको सज़ा हो गई वो 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट को भी ये टाइम दिया गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर उस शख्स की जो सज़ा याफ्ता है, जिसने आपने 30 दिन के अंदर आपके पास अपील दाखिल की है, उसका अपील का डिसीजन भी 30 दिन के अंदर अंदर करें। सेक्शन 33D में भी तरमीम की गई है, सेक्शन 33F में भी तरमीम की गई है और सेक्शन 33G, 33(4), 36, 37 इन सेक्शंस में तरमीम की गई है। यानी 23 सेक्शंस जिनमें से 3 सेक्शंस जो मैंने आपको बताए वो उनको निकाल दिया है इस एक्ट के आने के बाद, वो अब इस कानून का हिस्सा नहीं रहेंगे। जो 20 सेक्शंस मैंने आपको बताए उसको फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ। सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 5A, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 16, सेक्शन 18, सेक्शन 24, सेक्शन 25, सेक्शन 26, सेक्शन 28, सेक्शन 32, सेक्शन 33, 34, 33F, 33G, 34, 36 एंड 37, ये जो सेक्शंस हैं इसको तरमीम किया गया है 20 सेक्शंस को। इसमें जो 20 सेक्शंस में जो तरमीम खास सेक्शन में है वो बेनामीदार, जो मैंने आपको बताया कि बेनामीदार कौन होंगे, वो सेक्शन 5 के हवाले से। सेक्शन 6 चेयरमैन नेब की अपॉइंटमेंट के हवाले से मैंने आपको, और सेक्शन 9
जिसमें मैंने आपको बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी यानी बैंक अकाउंट से हवाले से किन किन चीज़ों पे, या सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट्स जो पेंडिंग है किसी भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन या कोर्ट के हवाले से, उसको नेब टच नहीं करेगी। यानी सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन थी सज़ा के बाद 10 साल, उसको 5 साल किया गया है। जिसमें अपील का टाइम 30 दिन रखा गया है। किसी भी जवाबदार को अगर सज़ा हो गई है तो वो 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है। हाई कोर्ट भी उसको 30 दिन के अंदर अपील का फैसला देने की पाबंद है। और सेक्शन 33F और G जो अहम सेक्शन हैं इसमें, कि नेब जब जाती थी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, आप देखते थे कि कहीं पर भी वो अपनी जो है ना वो रिपोर्ट चला देते थे मीडिया में या कोई भी खबर अखबार में, तो फलाने शख्स के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है, इन्वेस्टिगेशन हो गई है, फलां मटेरियल जो भी है। लेकिन अब इस कानून एक्ट यानी नेब एक्ट 2022 में नेब के हवाले से है कि कोई भी ऑफिसर किसी भी शख्स के खिलाफ इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो कहीं पर भी वो मीडिया पे या किसी भी ऐसी न्यूज़पेपर में या कोई भी प्रेस वगैरह नहीं करेगा। अगर करेगा तो वो वायलेशन होगी इस एक्ट में जो शिक दी गई है 33F 2022 में जो शामिल की गई है, उसकी वायलेशन होगी। यानी वो शख्स जो जिसके खिलाफ आपने इंक्वायरी करनी है, उसका इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस आप अपने इदारे तक ही महदूद रखें, यानी कॉन्फिडेंशियल रखें, उसको कहीं पब्लिक ना करें। अगर करेंगे तो ये सेक्शन 33F की वायलेशन होगी और 1 साल तक आपको सज़ा हो सकती है और 10 लाख तक उसी नेब ऑफिसर ने जिसने ये पब्लिक की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, उसके खिलाफ 10 लाख तक 1 साल तक सज़ा और 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है। और यह भी इस एक्ट में है 2022 में कि अगर किसी भी नेब के ऑफिसर ने या एक से ज़्यादा जो भी मुलव्वस हों इस इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन में या रेफरेंस दाखिल करने के हवाले से, साबित हो जाए अदालत में कि ये रेफरेंस इसके खिलाफ किसी भी शख्स एक या एक से ज़्यादा के खिलाफ झूठा बनाया गया, इसमें कोई जान थी नहीं, एविडेंस ही नहीं, तो वो शख्स जो जिम्मेवार होगा इस कार्रवाई का, उसके खिलाफ 5 साल तक सज़ा होगी और जुर्माना भी हो सकता है। यानी नेब अब एहतियात करे कि आप अगर किसी भी शख्स के ऊपर इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो आप अपनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ये प्रोसीडिंग कॉन्फिडेंशियल रखें। नहीं रखेंगे तो 1 साल के लिए सज़ा, 1 साल तक के लिए सज़ा और 10 लाख जुर्माना के लिए तैयार हो जाए। और अगर आपने कोई रेफरेंस दाखिल भी कर लिया, साबित हो गया कि ये झूठा है, जवाबदार आज़ाद हो गया अदालत की तरफ, आपको 5 साल के लिए सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। तो ये है 2022 का नेब एक्ट जो तरमीम के हवाले से है इस हुकूमत वक्त में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो नेब एक्ट 2022 के हवाले से मैंने आपको एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ के हवाले से जितनी भी मेरी कोशिश थी, जितनी भी मेरी नॉलेज थी, अपने यूट्यूब चैनल पे देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये मुख्तसर सा लेक्चर इस कानून के हवाले से आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप ये मेरा लेक्चर सुन के आपको मुझे ज़रूर फीडबैक करेंगे, आप मुझे ज़रूर लाइक करेंगे, आप मेरे इस चैनल को ज़रूर पसंद करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे ऐसे कानून आएंगे, इसमें जो भी तरामीम होगी या जो भी ऐसे कानून, जो भी मज़ीद कानून हैं, इस हवाले से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे लॉ पॉइंट के शक्ल में रोज़ाना के बुनियाद पर आपको बताता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।